हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब हम इसमें बात कर रहे हैं उसकी कमियों के बारे में, यानी कि ड्रॉबैक्स के बारे में। तो देखिए थॉमसन मॉडल क्या था। थॉमसन के अकॉर्डिंग कोई भी एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं कुछ इस प्रकार। ये है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं। ये कहा था थॉमसन ने। इनके अकॉर्डिंग एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है, अमाउंट इनकी इक्वल होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसी कारण जो एटम है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मैं आपको बता चुका। अब देखिए, द रिजल्ट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो ये क्या कह रहा है कि इस मॉडल के बाद में भी और साइंटिस्ट आए जिन्होंने जानने की कोशिश की कि एक एटम, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित है, यानी कि अरेंज्ड है। तो उस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स आए उनको इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। तो एक बार फिर बता देता हूँ, द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट सामने आए किससे, कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट, जो अदर साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स कैरिड आउट किए वो क्या है, एक्सप्लेन नहीं किए जा सके बाय दिस मॉडल। तो इसीलिए जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है इसको अब कंसीडर हम नहीं करते। तो ये है इसकी मेजर ड्रॉबैक। थॉमसन के बाद में एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो उन्होंने भी एटम की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। वो भी जानना चाहते थे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस प्रकार अरेंज्ड है। तो इसको जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो मॉडल था उसको हम नाम दिए हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखिए क्या है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और यही सेटअप उन्होंने क्यों किया। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के सामने आई। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने कौन सा मॉडल हमें दिया, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बताई एक एटम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ। तो अब तक एटम की जो स्ट्रक्चर उनके दिमाग में थी वो ये थी कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इसी के आधार पर उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया। तो वो क्या चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है ये किस प्रकार अरेंज्ड है। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने चूज किया अल्फा रेज को। अल्फा रेज क्या होती है, ये रही अल्फा रेज। अल्फा रेज होती है हीलियम की न्यूक्लियस। हीलियम होता है उसका न्यूक्लियस होता है ये, और हीलियम का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो वो होता है 2, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस के पास और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। 2 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसके पास 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अब देखिए इसका टोटल, अगर मास की मैं बात करूं तो इसका मास हो जाएगा आपका 4 AMU। कई बुक में इसको 4U भी लिखा होता है। ये इसका टोटल मास है, क्योंकि 2 वेट इसका है और 2 इसका, टोटल कितना हो गया 4U। और अगर हम चार्ज की बात करें तो देखो एक प्रोटॉन, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। अब यहाँ कितने प्रोटॉन है 2, तो बताओ अल्फा रेज पे कितना चार्ज होगा, +2। क्लियर है पॉइंट ये। और वेट कितना होगा इसका 4 AMU। तो ये है अल्फा रेज। तो इन्हीं को इन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये क्या थी, चार्ज पार्टिकल एक, जिससे क्या होगा वो ये देखना चाहते थे कि इन चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या है किसी एटम के अंदर। कैसे देखेंगे, जब भी इनकी बमबारी इसके ऊपर की जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो अल्फा रेज है ये डिफ्लेक्ट होएगी। अगर ये किसी भी प्रोटॉन के नज़दीक से गुजर रही है तो क्या होगा,
ये उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उससे दूर जाने की कोशिश करेगी, रिफ्लेक्ट होगी उससे। और इसी प्रकार अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन के नज़दीक से पास आउट हो रही है तो क्या होगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा रे है ये डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? डिफ्लेक्ट। और इनकी डिफ्लेक्शन से ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो इन्होंने अल्फा रेज क्यों चूज की, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अल्फा रेज के लिए इन्होंने क्या लिया, रेडियम का यूज किया। और रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ध्यान से समझ लेना, ये बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं आपको, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। रेडियम का उन्होंने यूज किया। रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये क्या करता है, अल्फा रेज टाइम टू टाइम छोड़ता रहेगा। और ये जो अल्फा रेज है इनको एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टारगेट करने के लिए, क्योंकि इनकी बमबारी करेंगे ये, तो इसको कहीं ना कहीं तो टारगेट करना पड़ेगा। अभी आखिर इनकी बमबारी कहाँ करनी है, जैसे ये है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने स्ट्राइक करना है इनको, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ओर टारगेट करूंगा। तो इनके टारगेट को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हमने यूज किया स्लिट का। स्लिट क्या है, एक स्मॉल होल जिसमें से क्या है अल्फा रेज पास आउट हो सकती है। और ये क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्राइक करेगी जहां हम चाहते हैं, अपने टारगेट के ऊपर। तो ये थी अल्फा रेज और ये स्लिट, इनका यूज हमने क्यों किया, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने एटम कौन सा चूज किया, कौन से एटम के ऊपर इन्होंने अल्फा रेज को स्ट्राइक करवाया। तो देखिए इसके लिए उन्होंने चूज किया गोल्ड फॉइल को। ये मैं रेज कर देता हूं एक बार। इसके लिए इन्होंने यूज किया गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड को ही चूज क्यों किया इन्होंने, तो वो देखिए गोल्ड तो काफी एक्सपेंसिव मेटल है। इतनी एक्सपेंसिव मेटल का यूज उन्होंने सिर्फ ये जानने के लिए किया कि एक एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो देखो वो ये चाहते थे कि सपोज कर लेते हैं हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, ये मेटल है, तो इस मेटल में क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। और इस थिकनेस में क्या होगा, एक नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस प्रकार, किसी में कम होंगे एटम और किसी में ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, जो अल्फा रेज है उसको इन एटम में से पास आउट होना पड़ेगा, यही है। और अगर अल्फा रेज को ज्यादा एटम में से पास आउट होना पड़ा तो हो सकता है कि हमारी जो रीडिंग है इसकी जो डिफ्लेक्शन वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कैसे, पहले वो हो सकता है अभी इन एटम से डिफ्लेक्ट हो कुछ ना कुछ, फिर हो सकता है अगर इनके इन्फ्लुएंस में आ गई तो इनसे अल्फा रेज थोड़ा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए। तो जो हमारी रीडिंग आएगी, ये हम जो भी कह सकते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, रियल वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल को चूज किया। गोल्ड क्यों, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो मोस्ट मिलायबल है। मोस्ट मिलायबल मीन्स इसकी बिल्कुल थिन शीट बनाई जा सकती है। और इसकी इतनी थिन शीट बना सकते हैं हम कि इसकी जो थिकनेस होगी ना शीट की, उसमें आ सकते हैं 1000 एटम। और इससे कम थिकनेस की शीट और किसी मेटल की हम नहीं बना सकते। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि जो गोल्ड फॉइल है, यानी कि जो भी एटम यहाँ पर हम यूज करें उसकी थिकनेस क्या हो, कम से कम हो, ताकि अल्फा रेज को कम से कम एटम में से पास आउट होना पड़े। और कम से कम एटम में से पास आउट होगी तो क्या होगा, जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल रियल आएंगे, एग्जैक्ट आएंगे, और रीडिंग में डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया। और अब हम बात करते हैं सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन के बारे में। ये जो स्क्रीन सर्कुलर आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में। तो देखिए जो अल्फा रेज हम इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो अल्फा रेज हमें दिखाई तो देंगी नहीं, हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है, नहीं पता लगेगा। तो इसी को जानने के लिए, इसी को देखने के लिए कि अल्फा रेज कौन सी डायरेक्शन में जा रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या काम करेगी, इसको उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर लगा दिया। जब भी कोई अल्फा रेज इससे टकराएगी तो वो डिफ्लेक्ट होगी, जैसे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी बाद में डिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ पर एक ग्लो होगा, यानी कि एक लाइट प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गई बात। जब भी अल्फा रेज यहाँ स्ट्राइक करेगी इस स्क्रीन के ऊपर तो वहाँ एक ग्लो होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हुई है। तो इसलिए उन्होंने यूज किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन का। तो ये है उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फटाफट से इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स
वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। तो अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक गोल्ड फॉइल है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया है, यही है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल। जो बातें मैंने आपको समझाई अभी, वो सारी की सारी अब थ्योरेटिकली लिखी गई है यहाँ। उसने क्या चूज किया, गोल्ड फॉइल को चूज किया, क्यों? बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज लेयर एज पॉसिबल। वो बिल्कुल थिन लेयर चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। और इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 1000 एटम्स के बराबर। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका कि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ये, और न्यूक्लियस पर और इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, और मास कितना होगा, 4u। तो वही लिखा हुआ है देखो, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, इनका मास कितना है, 4u। अब इनका वेट भी अच्छा खासा है और इनके ऊपर चार्ज भी अच्छा खासा है। तो क्या होगा, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनके पास एक अच्छी खासी एनर्जी भी होगी क्योंकि इनका मास क्या है, 4u। अब आपको मैं बता देता हूँ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। नाम सुना है कि नहीं सुना काइनेटिक एनर्जी का? ये इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो क्या होती है, किसी भी बॉडी की मोशन के कारण होती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मार्कर है, इसको मैं इसे थ्रो कर रहा हूँ, तो इसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि किस स्पीड से ये जा रहा है, वो और इसका मास, उसके कारण जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अल्फा पार्टिकल को हमने क्या किया है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, यानी कि इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इन अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि इनकी वेलोसिटी भी होगी, यही बात है, इनकी वेलोसिटी होगी। और अब इनका मास भी है, अब इनके पास वेलोसिटी भी और मास भी है, तो इनके पास क्या होगी, अच्छी खासी एनर्जी होगी। समझ आ गया ये पॉइंट भी, एनर्जी कैसे होगी। उसके बाद में थर्ड वन, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन दी गोल्ड एटम। और जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले रदरफोर्ड के दिमाग में बातें आ रही थी भी क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में, कैसे होगा, तो वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो ये मान के चल रहे थे कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स है ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि जब भी इस एटम से टकराएंगे तो क्या होगा, ये इधर उधर जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे इससे। लेकिन इतने भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है +2 और प्रोटॉन के पास होता है +1। ये तगड़ा है अल्फा पार्टिकल, तो ये कम ही डिफ्लेक्ट होगा, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो लेकिन क्या हुआ, सिंस दी अल्फा पार्टिकल वर मच हेवियर देन दी प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक तो वेट में भी ज़्यादा है क्योंकि हेवियर है ये प्रोटॉन्स के मुकाबले। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, तो इन्होंने ज़्यादा डिफ्लेक्शन के बारे में नहीं सोचा था, वो तो ये सोच रहे थे कि मामूली सी डिफ्लेक्शन आएगी। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं इनकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उससे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस निकल के हमारे सामने आई। तो देखिए उसमें फर्स्ट क्या थी, जब भी अल्फा रेज को इन एटम्स में से पास आउट करवाया गया, ये क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये है गोल्ड फॉइल। क्लियर है ये पॉइंट। और हमने क्या बात की थी कि जो गोल्ड फॉइल है उसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 एटम्स के इक्वल, यानी कि 1000 एटम्स थे उस थिकनेस में। तो ये कुछ उसी प्रकार के एटम्स है, सारे तो नहीं दिखा सकते, तो कुछ हमने यहाँ दिखा दिए। तो देखिए कि जब अल्फा पार्टिकल्स को इन एटम्स के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आई। तो उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी ये कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, उनमें किसी प्रकार की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है या ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारा है इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि फर्स्ट उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेटली पास आउट हो चुके हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अप्रोक्सीमेटली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये थी उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद में सेकंड उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक स्मॉल एंगल पर क्या है, डिफ्लेक्ट हुआ है। सीधा जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ये लिटिल बिट क्या है, डिफ्लेक्ट हो चुका है, ये भी लिटिल बिट डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या है
एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। ये था उनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन। और अब देखिए उनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्डली उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो क्या है ना डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि जिस डायरेक्शन में गया है उसमें से वापस आ गया वो, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुई वो मोर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई है। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे गया और इसकी क्या है मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हो चुकी है। आफ्टर 12,000 एटम में से एक एटम, सॉरी आफ्टर 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या है मोर देन 90 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी और इस थर्ड ऑब्जर्वेशन ने उनको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि इतना हैवी अल्फा पार्टिकल जिस पे +2 चार्ज है एक +1 पार्टिकल से टकरा रहा है जिसका वेट इससे 1/4 होगा बड़ी मुश्किल से, उससे टकराने के बाद में इसको वापस भेज रहा है ये। तो इसने उनको काफ़ी सरप्राइज कर दिया और सोचने भी मजबूर किया। तो ये है उनकी ऑब्जर्वेशंस। अब एक बार फिर इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है एक एटम, जब अल्फा पार्टिकल्स को इस एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल गए, इसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। क्लियर पॉइंट। उसके बाद में ये तो है फर्स्ट केस, और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और ये एंगल क्या था लेस देन 90 डिग्री। ये है आपका सेकंड केस। और अगर हम बात करें थर्ड ऑब्जर्वेशन की तो देखो ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या था कि पर 12,000 पार्टिकल्स के पीछे एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि डिफ्लेक्टेड बैक विद मोर देन 90 डिग्री एंगल। और वो तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या है वापस डिफ्लेक्ट हुए मोर देन 90 डिग्री एंगल से। तो क्लियर हो गई तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम पार्टिकल्स पास आउट हो गए स्ट्रेटली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड केस में क्या हुआ, एक स्मॉल डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की जो क्या थी लेस देन 90 डिग्री एंगल से भी कम डिफ्लेक्शन। और बिल्कुल कम पार्टिकल, यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या था डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि जिस रास्ते गया उस रास्ते या तो वापस आ सकता है या मोर देन 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये थी इसकी तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो चुकी होंगी आपको। और ये है आपकी ऑब्जर्वेशंस। एक स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल। तो हमने तीन ऑब्जर्वेशंस नोट की थी। फर्स्ट वन क्या थी कि अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए। सेकंड क्या थी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड वन क्या थी कि वो रीबाउंड हो चुकी हैं। रीबाउंड मीन्स डिफ्लेक्टेड बैक विद मोर देन 90 डिग्री एंगल। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हमने नोट की थी। तो देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड देखो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, वो सेकंड ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। और थर्ड में क्या था, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड, यानी कि पर 12,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या था डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वापस उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में से उसको छोड़ा गया था, यानी कि रिबाउंड हो गया। और ये है आपकी तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस। अब हम बात करते हैं इनके कंक्लूजन्स के बारे में, यानी कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर किस प्रकार के कंक्लूजन्स निकाले गए। तो देखिए फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे कि किसी भी एटम से सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है उसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। क्या है, एम्प्टी स्पेस। तभी तो ये ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, क्योंकि इनके रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। तो इसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस। मैक्सिमम जो एटम है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा।
ये थी उनकी पहली कंक्लूजन। और अब हम अगर बात करें सेकंड ऑब्जर्वेशन की, तो देखिए सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो देखिए उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये एटम है, इसमें से बहुत कम अल्फा पार्टिकल यानी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या है, डिफ्लेक्ट हुए विद ए स्मॉल एंगल। तो इससे उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट तो उन्हीं से हुए ये अल्फा पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हीं से तो डिफ्लेक्शन हुई है ये। तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्ट है किसी भी एटम का वो बहुत ही कम है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो किसी भी एटम में बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये था उनका सेकंड कंक्लूजन बाय द सेकंड ऑब्जर्वेशन। और अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड, यानी कि पर 12,000 पार्टिकल के पीछे एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या था, रिबाउंड हो गया, यानी कि वापस मुड़ गया। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो क्या है, एक स्मॉल एरिया में या स्मॉल वॉल्यूम में हम कह सकते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जो टोटल मास है। तभी तो ये वापस चला गया, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो काफ़ी हैवी होते हैं और एक प्रोटॉन से उनको वापस डिफ्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि सारे के सारे प्रोटॉन हो सकता है कि एक बिल्कुल स्मॉल से एरिया के अंदर इकट्ठे हों और वहीं क्या हो, सारे का सारा मास हो एटम का, तभी तो उस अल्फा पार्टिकल को उन्होंने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो उसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव पार्ट है और जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो क्या है, बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो ये थे उनके तीनों कंक्लूजन्स। तो अब इनको नोट करते हैं और ये है आपका कंक्लूजन्स, तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो फर्स्ट वन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये हम बात कर चुके हैं कि कोई भी एटम है उसके अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सीधे निकल गए थे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेटली चले गए, बिल्कुल सीधा। और इसी से हमने कंक्लूड किया कि जो स्पेस है इनसाइड द एटम वो क्या है, एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी। अब सेकंड वन देखते हैं, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे। यही था, वे कुछ पार्टिकल ही थे जो क्या है, एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। यही थी सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, देखो, इंडिकेटिंग दैट दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, वो बहुत ही कम स्पेस में है, क्योंकि कम पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर मान के चलो यहाँ भी पॉजिटिव होता, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरे इस एटम के अंदर होता तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते, फ्यू अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव स्पेस है यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो क्या है, ऑक्यूपाई लिटिल स्पेस। तो ये था इनका सेकंड कंक्लूजन। अब थर्ड की अगर हम बात करें तो ए वेरी लिटिल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, पर 12,000 के पीछे एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या है 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ। और ये क्या इंडिकेट करता है कि दी ऑल दीज पॉजिटिव चार्ज, कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। क्योंकि बहुत ही कम यानी कि पर 12,000 के पीछे एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्टेड बैक हुआ। और इसी से इन्होंने कंक्लूड क्या निकाला कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का, मैक्सिमम मास जिसको हम कह सकते हैं, वो और प्रोटॉन्स वो क्या है, बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये थी उनके कंक्लूजन्स। अब देखिए कि रदरफोर्ड ने एटम की कौन सी स्ट्रक्चर हमें सुझाई। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या है, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। यानी कि एक एटम है उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इसके सेंटर में, टोटल पॉजिटिव चार्ज
इसके सेंटर में होगा और इसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद में क्या कहा, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो नियरली यानी कि ऑल द मास भी अप्रोक्सीमेटली उसका टोटल मास किसी भी एटम का इस न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। यानी कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो इस न्यूक्लियस के पास है, यही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है टोटल मास ऑफ द एटम। तो ये था उसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। ये इनका सेकंड पॉइंट था। यानी कि टोटल मास कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है, एटम के सेंटर में। और इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स, और इसके चारों ओर रिवॉल्व्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, ये न्यूक्लियस इसका साइज एज कंपेयर टू द एटम बहुत ही स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल एरिया के अंदर न्यूक्लियस है, और एटम का साइज इससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। और ये है आपका कंप्लीट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ड्रॉबैक्स के बारे में, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स रही, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे थॉमसन मॉडल था उसकी ड्रॉबैक्स थी, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने इसमें परफॉर्म किया रदरफोर्ड मॉडल में, ये बिल्कुल अलग था थॉमसन मॉडल से। उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए वो मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, वो थ्योरी फेल हो चुकी है। अब इसकी क्या ड्रॉबैक्स रही उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि जो रदरफोर्ड मॉडल उसकी क्या क्या कमियां रही। और उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2-3 टर्म्स जो हमें इस मॉडल को एक्सप्लेन करने में काम आएगी। तो देखिए, फर्स्ट है उनमें एक्सेलरेशन। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो और कुछ ने इसको अच्छे से समझ लिया हो, तो दोनों के लिए ये एक बार फिर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखो, स्पीड के बारे में आपने जानते होंगे स्पीड क्या होती है। कोई भी मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो उसमें स्पीड कैसे नोट करते हो। स्पीड ऐसे नोट करते हैं भी कितनी किलोमीटर या कितनी दूरी या डिस्टेंस हम जिसको कहते हैं कितने टाइम में हमने तय की है, भी हाउ मच डिस्टेंस वी आर कवरिंग इन हाउ मच टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये जो स्पीड है ये सिर्फ यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड है। सिर्फ हम यहाँ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि कितना 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें डायरेक्शन तो नहीं ली हमने, डायरेक्शन के बारे में इसके अंदर हमने कोई भी बात नहीं की। तो ये है स्पीड। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ ही मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड। जैसे वेट, वेट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी वेट ले लो 5 kg, उसमें डायरेक्शन तो नहीं देखते ना हम, तो इसलिए वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी होती है, बिना डायरेक्शन के हमारा काम नहीं चलता। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी और कुछ नहीं है, ये भी स्पीड ही है एक किस्म की, लेकिन फर्क क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कैसे, देखो एक कार जा रही है इधर 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ये, तो वो है इसकी डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट। यानी कि इसमें हमने डायरेक्शन भी देखी और साथ में इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी स्पीड क्या है, दोनों। तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। यानी कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी वैसे कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। और अगर हम स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे तो वो होगी हमारी वेलोसिटी। क्लियर है ये पॉइंट। कई बार क्या होता है कि हम हमारे घर से निकले, बाजार की तरफ गए मार्केट में, तो हमारी जो स्पीड थी बाइक पे जाने की वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि
कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम मार्केट से घर जा रहे हैं या घर से मार्केट जा रहे हैं, ये तो नहीं क्लियर हो रहा हमें। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें एक टर्म दी गई है वेलोसिटी, जिसमें हम डायरेक्शन लेके चलते हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखो ये एक है रेक्टेंगुलर पाथ, आप यहाँ हो इस पोजीशन पे, पहले आप इधर गए, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर, और इधर लास्ट पोजीशन आपकी ये है। तो अब आप ये बताओ भी कितने टाइम्स और अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए इसको डिस्कस करने से पहले हम एक रेक्टेंगुलर पाथ ले रहे हैं और इसमें आपकी पोजीशन है यहाँ, आपके पास एक बाइक है या कार है, आप इस पॉइंट से ट्रेवल करते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ, और एट द एंड आप वापस उसी पोजीशन पर पहुँच गए जहाँ आपने स्टार्ट किया था। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है, कितने बार आपकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो देखो आपकी फर्स्टली ये डायरेक्शन थी, जब आपने यहाँ से टर्न लिया तो आपकी ये डायरेक्शन हो गई, थर्ड टाइम आपने जब टर्न लिया तो आपकी ये डायरेक्शन, और फोर्थ टाइम आपकी ये डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आप वही वेलोसिटी से जा रहे हो, 50 किलोमीटर पर हावर आपकी वही स्पीड है, और स्पीड के साथ हमने क्या ले ली, डायरेक्शन। तो ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी। ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड वही आपकी, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर, यहाँ डायरेक्शन ले ली तो ये भी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी। सेम हेयर 50 किलोमीटर पर हावर ये स्पीड है, अगर डायरेक्शन इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। और यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर हावर, और अगर इसके साथ डायरेक्शन इंक्लूड कर ली तो वो क्या बन गई, वेलोसिटी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होती है। अब देखो स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ 50 एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो इट मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है यहाँ। क्लियर है ये पॉइंट। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। और जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तब हम उस टर्म को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि जो वेलोसिटी में जो चेंज है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास टर्म आती है एक्सेलरेशन। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब इसी टर्म का यूज हम इसमें करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए एक्सप्लेन की ताकि ये जो ड्रॉबैक है इसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है पॉइंट। तो अब बात करते हैं इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल्स के ड्रॉबैक। तो इसकी जो मेजर ड्रॉबैक थी वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे, तो देखिए एक एटम इनके अकॉर्डिंग क्या है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, यही है। तो अब देखिए ये न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यही होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इनकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, और स्पीड के साथ क्या है, ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहे हैं। स्पीड प्लस में डायरेक्शन है इनके पास। तो इट मीन्स क्या है, ये एक वेलोसिटी है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। अब जरा इसको देखो आप, इस इलेक्ट्रॉन को, इसकी जो डायरेक्शन है वो देखो बार बार चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ ये, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, टेंजेंशियली होगी इसके पाथ के। क्लियर है ये पॉइंट। यानी कि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो रही है, स्पीड चाहे कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इट मीन्स क्या है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक्सेलरेशन। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसमें एक्सेलरेशन हो
जैसे इस इलेक्ट्रॉन में, तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। रेडिएशन की फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को इस पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगी तभी तो रिवॉल्व करेगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ये एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो क्या होगा, तो इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रिवॉल्व करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में तो ये रिवॉल्व करेगा ऐसे, लेकिन फिर क्या होगा, सपोज कर लो यहाँ पर इसने एनर्जी रेडिएट कर दी, फिर क्या होगा, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने से क्या होगा, ऊपर से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसका जो पाथ है ना वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर अगेन इसने एनर्जी रेडिएट कर दी, फिर क्या होगा, ये थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा इसके, और यहाँ फिर एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये, फिर और पाथ छोटा होगा। ऐसे करते करते एंडिंग में क्या होगा, ये बिल्कुल इस न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर चुका है तो वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल। लेकिन जो एटम हम देखते हैं वो तो सारे के सारे स्टेबल है। चाहे इस बोर्ड की हम बात कर लें, अगर इसके एटम अनस्टेबल होंगे तो इसकी ये जो फॉर्म है, ये जो यहाँ पर हमने इसको चिपका रखा है, ये ऐसा नहीं रहेगा। हम सुबह के देखेंगे तो हो सकता है ये कुछ और फॉर्म में यहाँ पिघल के पड़ा हो। अब ये स्टेबल है तभी तो ऐसे की ऐसे इसी शेप में पड़ा है। तो अगर ये एटम अनस्टेबल होंगे तो उस फॉर्म में नहीं रहेंगे, यानी कि जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये एटम स्टेबल क्यों है, तो यही इसका मेजर ड्रॉबैक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। क्या, देखो ये है एक पर्सन और ये सेकंड, दो आदमी है हमारे पास। इसको हमने रस्सी से बांध रखा है और इसने रस्सी पकड़ रखी है यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहे हैं, इसको ना सर्कुलर पाथ में से घूमना है और ये क्या करेगा, इस रस्सी से इसको खींचने की कोशिश करेगा। जब भी ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी ये थोड़ा ढीला हुआ, यानी कि इसने एनर्जी कम यूज की, तो उस टाइम क्या होगा, ये थक गया, तो ये जो बंदा कामयाब हो जाएगा। कैसे, ये इस रस्सी के माध्यम से इसको इधर खींच लेगा। जब इसके अपने नज़दीक खींच लेगा तो क्या होगा, इसका जो रास्ता है वो थोड़ा और छोटा हो गया। ये जो इसका पाथ है वो क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया। अब फिर ये रोटेट कर रहा है इसी पाथ पे। अगर फिर इसकी एनर्जी कम हुई तो क्या होगा, ये अगेन सक्सेसफुल हो जाएगा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने में, जिससे क्या होगा, एट द एंड वही हाल होगा कि ये इसके साथ आके मिल जाएगा। ये बिल्कुल अपने पास इसको खींच सकता है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसके केस में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो और क्या करेगा, एनर्जी अमिट करेगा, और एनर्जी अमिट करेगा तो एनर्जी इसकी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, ये स्मॉलर पाथ पे आ जाएगा। धीरे धीरे करते करते ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जो क्या बताता है कि ये एटम अनस्टेबल हो चुका है। लेकिन एटम तो अनस्टेबल होता ही नहीं। अगर एटम स्टेबल नहीं होता तो इसका मतलब इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ बातें ऐसी है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडल में, और वो है बोहर्स मॉडल। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और हम भी आपके लिए इतनी ही एनर्जी के साथ और वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू।